तो कल के बाजार की रणनीति बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम आज के बाजार को अच्छी तरह से समझें, वहां से क्यूज लें और फिर अगले दिन के बारे में अपनी रणनीति को तैयार करें। तो आज का बाजार जी हां था खास, क्योंकि लगातार दूसरा दिन था जब हमने देखा कि बाजार में शानदार तेजी रही। हम इसे प्री इलेक्शन रैली कह रहे हैं, क्योंकि जब से इलेक्शन डेट्स आई हैं उसके बाद से बाजार ने रफ्तार पकड़ ली है। आज करीब 6 महीने की ऊंचाई पर बाजार बंद हुए हैं। सेंसेक्स करीब 1.5%, तो निफ्टी में करीब 1.25% की बढ़त आई। बैंक निफ्टी ने तो आज रिकॉर्ड ही बना दिया और अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। बैंक निफ्टी 0.25% की बढ़त लेकर 28,444 पर बंद हुआ है। सेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ आईटी सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसमें हमने देखा कि खरीदारी नहीं थी। बाकी सारे सेक्टर्स आज चमकते हुए नजर आए। सेंसेक्स में 30 में से 21 शेयरों में, तो निफ्टी में 50 में से 33 शेयरों में हमने देखा खरीदारी आई। बाजार में तेजी के लिए सबसे ज्यादा योगदान आया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो करीब यहां पर 80% के आसपास था बढ़त के लिए। बाजार की चाल को और विस्तार के साथ बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, आज किन शेयर्स की हम खासतौर पे बात कर रहे हैं? सेक्टर शेयर्स कहां सबसे ज्यादा चमक दिखी? सबसे ज्यादा मजबूती जिन स्टॉक्स में देखने को मिली, अगर निफ्टी के नजरिए से देखें तो आज का एक सरप्राइज गेनर था भारतीय एयरटेल। और इसके पीछे वजह यह कि इन्होंने भारतीय इंफ्राटेल जो इनकी सब्सिडरी है उसकी हिस्सेदारी को अपनी एक दूसरी होली ओन सब्सिडरी में ट्रांसफर किया। उसके चलते यहां पर हमने उछाल देखा। आज का टर्न अराउंड केस लेकिन इंडसइंड बैंक था, जो अब तक इस तेजी में थोड़ा सा पीछे था, उसने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। तो ये कुछ इंडेक्स के गेनर्स थे, लेकिन दिग्गज जिन्होंने आज सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, दो स्टॉक्स पे नजर होनी चाहिए आपकी, आरआईएल और आईसीआईसीआई बैंक। क्योंकि ये अपने अब तक के लाइफ हाइस पर पहुंच गए हैं। तो निफ्टी बैंक नए हाइस पर है, रिलायंस नए हाई पर है, आईसीआईसीआई बैंक नए हाई पर है और एचडीएफसी बैंक का उस तेजी में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खास ध्यान देने वाली बात है कि बाजार में अभी भी आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जो अपने हाई से आधे हैं या उससे भी नीचे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में। तो वहां जो आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं उसकी वजह यही है कि जब दिग्गज नए हाइस बना रहे हैं तो निवेशकों को लगता है कि बाकी स्टॉक भी देर सवेर इसमें शामिल होंगे। आज के कुछ खास सुपरस्टार्स आपको बताऊं, एस्कॉर्ट्स पे नजर डालिए, जबरदस्त मूव वहां देखने को मिला है आज के ट्रेड में। इसके अलावा matrimony.com, क्योंकि यहां पर एक एफआईआई ने खरीदारी की है, बड़ा ब्लॉक खरीदा है, 10% के आसपास का हिस्सा एक म्यूचुअल फंड से, उसका फायदा मिलता हुआ आज के ट्रेड में नजर आया है। गिरने वाले स्टॉक, जैसे मैंने कहा, फहरिस्त बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है। तो भारतीय एयरटेल और इंफ्राटेल की जो डील की हम बात कर रहे थे, एयरटेल को फायदा हुआ तो इंफ्राटेल थोड़ा सा नीचे आकर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स जो आप देख रहे हैं उनमें एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अच्छी तेजी हमने देख ली थी कुल मिलाकर। लेकिन लॉन्ग बनने का ही मूड था वायदा कारोबार में। वहां पर अरविंद, ये स्टॉक खास तौर पे जबरदस्त तेजी दिखा रहा है और इसकी जो अलग अलग सब्सिडरीज की अब एक एक करके लिस्टिंग हुई है, उसके बाद एक बार की करेक्शन आया 2 दिन पहले, लेकिन फिर से इसने तेजी का रुख पकड़ लिया है। तो यहां पर लॉन्ग बनते हुए नजर आए। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक सबसे टॉप लॉन्ग वाले स्टॉक थे। शॉर्ट कहां बने? अपोलो हॉस्पिटल आखिरी घंटे के दौरान खास तौर पे यहां पे मंदी की पोजीशन काफी बनती हुई दिखाई दी है। एमआरएफ, माइंडट्री, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर हम मंदी की पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन काफी शार्प शॉर्ट कवरिंग कुछ स्टॉक्स पर दिखाई दी है, जहां पे शॉर्ट ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन आज जोर से काटी और उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। देखिए, एमजीएल, एमआरपीएल, आईडीएफसी, ये कुछ एक स्टॉक्स थे। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हरियाली ज्यादा है, बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद काफी ज्यादा रही गिरने वालों के मुकाबले। राइट, तो बहुत शानदार रहा आज का बाजार। और अब बाजार की चाल पर, जिसमें खास तौर पर हम रणनीति तैयार करेंगे कल के लिए, विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी। मयूरेश, बहुत स्वागत है आपका। तो परसों हमने देखा रैली आई, आज वो रैली और आगे बढ़ी। अब क्या कल भी कुछ इसी तरह की चाल दिखाएगा बाजार? इवनिंग विपिन, बिल्कुल। आई थिंक जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट्स को सराउंड कर रहे हैं, ये बरकरार रखेगा मार्केट की अपमूव। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक फीलिंग है, मिस्ड आउट फीलिंग, कि शायद मैंने रैली ना मिस कर दी हो, आई थिंक वो एक ब्रॉड बेस्ड स्टॉक जो चल रहे हैं उससे आई थिंक क्लियरली दर्शाया जा रहा है। दूसरा, आई थिंक जो हम प्री इलेक्शन रैली की बात कर रहे हैं, शायद मार्केट से मान के चल रहा है कि पोस्ट इलेक्शन एक स्टेबल गवर्नमेंट, जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वही शायद आएगी। और जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, वहां पे भी हमने थोड़ी नरमाड़ देखी है। तो आई थिंक यूएस चाइना ट्रेड टैरिफ वॉर में
शायद कुछ ब्रेक थ्रू मिले। कहीं ना कहीं जो ईसीबी ने स्टिमुलाई रिलीज किया है वो एक बहुत पॉजिटिव है, और ब्रेक्सिट का अगर सोल्यूशन मिला तो आई थिंक जो की अहम मुद्दे थे मार्केट्स के सामने ग्लोबल फ्रंट पे वो भी शायद सॉर्ट होते दिख रहे हैं। अलॉन्ग विद एफआईएफ फ्लोज जो काफी जबरदस्त और तगड़े हैं, मुझे लगता है आई थिंक मार्केट की जो अपस्विंग है और सेंटिमेंट जो बदले हैं ये मार्केट के अपस्विंग को बरकरार रखेंगे। राइट मयूरेश, हम देख रहे हैं कि इस रैली में कल हमने देखा था मिड कैप्स में बहुत शानदार बढ़त थी, आज भी वो बढ़त कायम है, कल जितनी नहीं लेकिन आज भी बढ़त कायम है। लेकिन बैंक निफ्टी जहां तक हम बात करें आज उसने ऑल टाइम हाई बना दिया। तो क्या इस पूरी रैली में अब आगे बैंक्स का पार्टिसिपेशन, खासतौर पे प्राइवेट बैंक्स का, और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? यहाँ पर कुछ मौका अब भी है कि बढ़िया मुनाफा कमाया जा सके? बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो बैंक निफ्टी की मूव रही है, और जनरली अगर आप देखें जो प्राइवेट बैंक्स अलॉन्ग विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एक मूव दी है, आई थिंक काफी एनकरेजिंग रही है। अभी आगे जाते वक्त आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छे खासे पेस पे ग्रो होगी अगले कुछ तिमाहियों में, कहीं ना कहीं जो एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स हैं वो कम होते दिख रहे हैं बैलेंस शीट पे। एट द सेम टाइम आई थिंक जितनी उन्होंने प्रोविजनिंग की है कहीं ना कहीं आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट भी कम होंगे, अलॉन्ग विद आई थिंक जो एक डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ की हम बात करते हैं, एंड अगेन आई थिंक द रिकैपिटलाइजेशन फॉर अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यस, मेरा मानना है यस, आई थिंक बैंक्स में आई थिंक जो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस और इंडिकेटर्स दोनों हैं आई थिंक ये बरकरार रखेंगे। जो प्राइवेट बैंक्स ऑब्वियसली दैट इज स्टिल प्रेफर्ड बाय अ लॉट ऑफ एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट। तो जो प्राइवेट कॉर्पोरेट बैंक्स, एक्सिस हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, या इवन आई थिंक द रिटेल वन, जेंडरसन की आप बात कर रहे थे, कहीं एचडीएफसी की बात कर रहे थे, या मझोले बैंक्स जैसे फेडरल बैंक हुआ, मुझे लगता है आई थिंक वहां पे तेजी बरकरार रहेगी। एंड इवन द पीएसयू बैंक्स, आई थिंक जो सिलेक्टिव लॉट है वहां पे स्टेट बैंक इंक्लूडेड इन द टॉप टियर नेम्स, मिड कैप्स में शायद सम क्वालिटेटिव स्टॉक्स लाइक एन इंडियन बैंक और इवन बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक ये अप मूव को शायद सहारा दे। राइट क्योंकि आपने मिड कैप का जिक्र किया तो मयूरेश ये सवाल बनता है कि शायद हम उम्मीद करें कि मिड कैप में भी ये रैली जारी रहेगी, लेकिन क्या वहां पर आपकी सलाह ये होगी कि सिलेक्टिव बाइंग ही प्रेफर की जाए? बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आई थिंक जो ब्रॉडर यूनिवर्स है वहां पे बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना जरूरी होगा। ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं आई थिंक हमने जो एक रैली देखी है काफी स्टॉक्स अच्छे खासे चल चुके हैं, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो प्रॉफिट बुकिंग की हम बात करते हैं सब मनी विल बी टेकन ऑफ द टेबल। बट आई थिंक विद इन द मिड कैप यूनिवर्स अगर मैं चुनिंदे पेपर स्टॉक्स की बात करूं तो वहां पे शायद अर्निंग्स ग्रोथ काफी तगड़ी लग रही है अगले कुछ तिमाहियों के लिए। सर्टन होटल स्टॉक्स आर लुकिंग गुड जो बहुत अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। मिड कैप सीमेंट एज अ बास्केट, क्योंकि आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगी, आई थिंक रियलाइजेशंस आर इंप्रूविंग और इनपुट कॉस्ट कम हुई है कि ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे आती है। तो मुझे लगता है आई थिंक ये तीन क्षेत्र अगर हम बारीकियों से देखें और एक बॉटम अप अप्रोच रखें तो यस अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। राइट चलिए मयूरेश, आज जो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स आए हैं उसमें आईआईपी और सीपीआई का डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज शाम होते होते ही आया है और आईआईपी में हमने देखा है कि ये करीब 2.5% के ऊपर जो थी जनवरी में 2.6% से घटकर 1.7% पर आ गई है। और ख़ास तौर पे जिन सेक्टर्स पे नज़र ज़्यादा रहती है जो सारे उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन सब में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। क्या ये बाजार के लिए थोड़ी निराशा वाली बात होगी? कहीं ना कहीं विपिन आई थिंक आपने जब देखा है तो जो अनुमान था आई थिंक थोड़ा अनुमान के नीचे आया है, तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखने मिलेगा। जो आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स होते हैं आई थिंक वो जैसे इंप्रूव होंगे बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी कंडीशंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों में आई थिंक एक स्टेबिलिटी अगले कुछ महीनों में देखने मिलेगी। जहां तक कोर इंडस्ट्री का सवाल रहा है आई थिंक माइनिंग में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमने देखा है। हालांकि आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक हैज बीन रिलेटिवली स्लगिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट जैसे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आई थिंक वापस बढ़ रहा है फ्रॉम लोअर लेवल्स और जैसे प्राइवेट केपेक्स वापस आने की उम्मीद है, मुझे लगता है आई थिंक आईआईपी डेटा शुड प्रॉब्ली शो कंसिस्टेंट डेटा पॉइंट्स। पर मुझे नहीं लगता आई थिंक स्ट्रीट काफी निराश होगा, क्योंकि आई थिंक जितना आई थिंक नंबर आया है वो एक 10-20 बेसिस पॉइंट आई थिंक कम आया है देन व्हाट द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। तो शायद बाजार अपने ये नंबर्स अपने स्ट्राइड में ले लें। ओके और मयूरेश, जो महंगाई है सीपीआई है वहाँ पर भी करीब 12% की जंप हमने देखी है और ख़ास तौर पे जो खाने पीने की महंगाई है वो बड़ी है, सब्जियां बड़ी हैं, हाउसिंग बड़ा है, अनाज बड़ा है। हालांकि कई जगह हमने देखा है कि कुछ जगह कपड़े जूते जैसी चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सस्ती भी हुई हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में अभी भी बढ़त देखने को मिली है। फ्यूल में ज़रूर थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। आई थिंक जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उसका फ़र्क यहाँ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल क्या चिंता का विषय है कि महंगाई में 0.5% से ज़्यादा का उछाल है?
तो जैसे आपने कहा आई थिंक जो एक क्लासिफिकेशन या कॉम्पोजिशन है आई थिंक विद इन दैट आई थिंक जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है आई थिंक दैट अगेन वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। हालांकि आई थिंक जो कोड नंबर 2.58 का आया है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन आई थिंक वो 25-30 बेसिस पॉइंट ज्यादा था और जो कोड इन्फ्लेशन का आंकड़ा था 5.38 पे आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक दैट वाज अगेन जस्टिफाइड बाय द स्ट्रीट। तो मुझे लगता है आई थिंक जो आरबीआई दायरे के साथ काम कर रहे हैं शायद ये नंबर्स मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट से हम कह सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो क्रूड की प्राइसिंग है अगर भी अज्यूम करते हैं कि 60 और 70 डॉलर प्रति बैरल पे रहती है तो मुझे नहीं लगता है जो क्रूड का आंकड़ा है वो ज्यादा बढ़ेगा विच विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसरप्शन सीपीआई प्रिंट पे। राइट, चलिए, तो कुछ खास ज़्यादा बड़े कंसर्न नहीं आ रहे हैं जो आज आईपी सीपीआई के नंबर आए ऑन द लाइन आए, ऑन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन उतना बाजार पचाने में सक्षम रहेगा इस वक्त जैसा बाजार का मूड है। मयूरेश, आज HDFC स्टैंडर्ड लाइफ का OFS भी खुल गया 357.50, 357 रुपये 50 पैसे का फ्लोर प्राइस है और ये 13 मार्च तक खुला रहेगा। क्या सलाह देंगे आप, इसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो एज अ सेक्टर मुझे लगता है आई थिंक दिस विल बी द सनशाइन सेक्टर अगले 5-10 वर्षों के लिए। जैसे बैंक्स का एक दौरा था आई थिंक इंश्योरेंस कंपनीज का एक दौरा रह सकता है 5-10 सालों में। और जही ना जी जैसे ये स्टैकिंग हुई है विद इन दिस 3 प्लेयर्स मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस के हिसाब से आई थिंक HDFC लाइफ वाज मोर और लेस इग्नोर्ड। बट कहीं ना कहीं आई थिंक विद द डिस्काउंट दैट दे आर ऑफरिंग और जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी न्यू बिजनेस प्रीमियम की, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स की, जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन आई थिंक ये हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं। तो जो रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू होती है ये डेफिनेटली हायर है। VNB मार्जिन्स आर मच हायर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स और इसी वजह से एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है। तो जैसे आई थिंक बिजनेस ट्रेंड्स ग्रो हो रही है सेक्टर के लिए मुझे लगता है पूरा सेक्टर आई थिंक काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। सो स्टैकिंग में मुझे लगता है HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रू ये हमारी 3 कंपनी रहेंगी इन द पिकिंग ऑर्डर। राइट, चलिए, तो यहाँ पर थोड़े बुलिश हैं। इसके अलावा खबरों में थोड़ा सा बात कर लें तो आज कोटक बैंक की हम बात करें तो वहाँ पर जो मुंबई हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मामला था RBI के खिलाफ पहुंचे थे, तो अब यहाँ पर 12 महीने का वक्त मांगा है उन्होंने और कोर्ट ने भी फिलहाल 1 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाली है। ये फौरी राहत आपको लग रही है या लगता है कि बैंक के लिए कुछ अच्छा होगा? आई थिंक इट रियली डिपेंड्स। सो आई थिंक जब तक आई थिंक जजमेंट डिलीवर नहीं होती मुझे लगता है एक हेडविंड सा बना रहेगा ऑन व्हाट कैन एक्चुअली कम थ्रू। तो आई थिंक जब तक जजमेंट नहीं आती मुझे लगता है स्टॉक एक दायरे में ही रहेगा। बट आई थिंक जो प्रदीप जी बात कर रहे थे इंडसइंड बैंक आई थिंक वो काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है क्योंकि पूरे रैली में इसने सहयोग नहीं दिया है और कहीं ना कहीं आई थिंक कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, तो काफ़ी सारी बातें हुई, कल कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आज खबरों में क्या चीज़ें ऊपर रहीं, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब थोड़ा वक्त हो गया है कि हम निफ्टी स्ट्रैटेजी की बात कर लें। कल आप निफ्टी में क्या करेंगे, हमारे 3 एक्सपर्ट्स क्या राय लेकर आए। सबसे पहले वैशाली पारेख की राय प्रभुदास लीलाधर से। आप कह रहे हैं कि निफ्टी में यहाँ पर आप टारगेट से 11,210 के होल्ड पोजीशन की बात यहाँ पे कर रही हैं और राय नंबर जो 2 है तो आमतौर पे बाय या सेल में क्लियर आती है लेकिन यहाँ पे होल्ड की राय आई है। नंबर 2 पे मनीष शर्मा जी कह रहे हैं कि आप निफ्टी में खरीदारी माफ कीजिए बिकवाली करके चलें। टारगेट आपके लिए रख रहे हैं 11,200 के, स्टॉप लॉस लगाएंगे 11,370 का। लेकिन विद्वान तीसरे नंबर के श्रीकांत चौहान साहब क्या कहते हैं, यहाँ पर भी बिकवाली की राय आ रही है, 11,200 के ही टारगेट्स हैं और 11,350 का स्टॉप लॉस है। तो एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि होल्ड कर लें, जबकि 2 का मानना है कि आप निफ्टी के अंदर बिकवाली करके चलें। टेक्निकल ब्रेकआउट वाला शेयर क्या लेकर आए आज हम आपके लिए, तो वो है ITC। AK प्रभाकर साहब की यहाँ पर राय है, टारगेट दे रहे हैं आपको 303 रुपए के, स्टॉप लॉस लगेगा 289 रुपए 80 पैसे पर। ITC में वायदा से फायदा कहाँ होगा, तो जी हाँ वो होगा इंडसइंड बैंक में। अभी मयूरेश भी बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले प्रदीप ने भी उसकी बात की और ये चंदन तपाड़िया भी कह रहे हैं कि आप इंडसइंड बैंक वायदा लेकर चलें। टारगेट्स दे रहे हैं 1620 रुपए के, स्टॉप लॉस होगा 1545 का। तो चलिए, ये सारी बातें हो गई कल की स्ट्रेटेजी में मददगार और अब वक्त है उस चीज का जिसका रहता है आपको इंतजार, यानी आज का वैल्यू पिक। राइट, तो मयूरेश वो कौन सा शेयर है, वो कौन सा स्टॉक है जो आप हमारे दर्शकों के लिए निकाल कर रहे हैं जिसमें वैल्यू क्रिएट होगी और आने वाले समय में लोग उससे फायदा कमा पाएंगे, मुनाफा ले पाएंगे?
तो विपिन, जो स्टॉक मैंने चुना है वो है बोडल केमिकल्स। अब ये स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है जो डाई स्टफ, डाई इंटरमीडिएरीज और अदर केमिकल्स में काम करती है। इनके 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और जो डेवलपमेंट से कंपनी के साथ हुए हैं, वन ऑफ देयर प्लांट्स जो डाई मैन्युफैक्चरिंग करता था वो आई थिंक शट डाउन था, एनुअल मेंटेनेंस था, और कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक द प्रोडक्शन नंबर्स पिछले तिमाही में थोड़े कम थे। बट दैट प्लांट हैज रिज्यूम्ड ऑपरेशन, सो टू दैट बिट अगेन आई थिंक जो 4th क्वार्टर है और अगले कुछ क्वार्टर्स हैं, प्रोडक्शन शुड गेट नॉर्मलाइज्ड। दूसरा आई थिंक जो विनाइल सल्फोन की कैपेसिटी इन्होंने 16,000 MTPA से बढ़ाई है। एट द सेम टाइम आई थिंक ट्रायनाइड क्लोराइड की कैपेसिटी हैज गॉट इंक्रीज बाय 36,000 टन्स पर एनम। बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक जो फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन जरूरी होता है कंपनीज के लिए, वो एब्सोल्युटली कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से जो सिनर्जीज देखने मिलेंगी एबिटा फ्रंट पे और जो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी क्रिएट कर सकती है बॉटम लाइन पे, आई थिंक ये बहुत अहम रहेगा फ्रॉम द कंपनीज फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट। जो अहम मुद्दे होते हैं फाइनेंशियल्स को लेके, आई थिंक द फाइनेंशियल्स वर क्वाइट रोबस्ट इन द क्वार्टर गॉन बाय इन स्पाइट ऑफ द शटडाउन। और कहीं ना कहीं अगर 9 महीने का हम परफॉर्मेंस देखें तो टॉप लाइन में 26% की ग्रोथ थी, इबिटा फ्रंट पे 24% की ग्रोथ की ऑन वाई बेसिस। इबिटा मार्जिन ये तिमाही के लिए 17.3% थे, बट ओवरऑल फॉर द 9 मंथ्स दे वर क्लोज टू 17.9% और बॉटम लाइन में जबरदस्त 30% का उछाल हमने देखा है। अभी आई थिंक जो हम वैल्यूएशंस की बात करें, एंड इफ यू प्रॉब्ली एनालाइज द बैलेंस शीट, आई थिंक जो फाइनेंस कॉस्ट्स हैं ये काफी नहीं है ऑन द बैलेंस शीट। इसके लिए आई थिंक जो हेल्दी बैलेंस शीट डायनामिक्स है, आई थिंक दैट सपोर्ट्स द कैश फ्लो डायनामिक्स ये कंपनी के लिए। एंड देव ऑल्सो इनकर्ड अ केपेक्स इन टर्म्स ऑफ डाई स्टफ पाउडर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो 6,000 MTPA ऐड हुआ है, तो डाई स्टफ पाउडर की कैपेसिटी 35,000 MTPA हुए, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव फ्रॉम अ मार्जिन प्रोफाइल परस्पेक्टिव। अभी एक्सपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट 46%, विच बेसिकली मीन्स जो आई थिंक एक डी रिस्किंग होता है और जो एक बेनिफिट मिलता है डिप्रिशिएटिंग रूपी का, ये कंपनी के बैलेंस शीट पे प्ले होता है। और जो चाइनीज सप्लायर्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके, ये कंपनी क्लियर कट बेनिफिट करेगी। वैल्यूएशंस के हिसाब से आई थिंक इट इज नॉट टू एक्सपेंसिव इवन एट द करंट जंक्चर। तो मुझे लगता है हर एक गिरावट पे स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली देख सकते हैं फॉर द टारगेट एंड पीरियड में। राइट, तो आज का वैल्यू पिक है जो मयूरेश लेकर आए हैं वो है बोडल केमिकल। यहाँ पर खरीदारी की राय है, 15 महीने का आपको वक्त दे रहे हैं और टारगेट होंगे 160 रुपए के। फिलहाल 115 रुपए का क्लोजिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हुए 15 महीने के अंदर 160 रुपए तक पहुंचने की पूरी उम्मीद। वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का स्टॉक फटाफट में। तो मयूरेश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लेंगे सलाह। और पहला सवाल है वैशाली, माफ़ कीजिए, यहाँ पर हम जो सवाल हैं वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं आपके लिए, और वो है एडलवाइस फाइनेंस पर। पहला सवाल गीतेश साहब का अहमदाबाद से, और आपका सवाल ये है कि आपके पास 1000 शेयर हैं कंपनी के और 179 पर आपने इस समय इसका प्राइस है और 162 की आपकी खरीदारी थी, तो करीब 17 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट है। सर, इन्हें तो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसमें से निकलना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली मैं कवर नहीं करता फॉर कंप्लायंस पर्पसेस, बट अगर एनबीएफसी यूनिवर्स में आई थिंक वो दूसरे विकल्प देखना चाहते हैं तो जो चोला इन्वेस्टमेंट है मुझे लगता है काफी अच्छा विकल्प है। एसेट क्वालिटी पे आई थिंक जो प्रेशर्स थे आई थिंक वो काफी कम हो चुके हैं। डिसबर्समेंट हैव बीन वेरी स्ट्रांग, स्पेसिफिकली व्हीकल फाइनेंस को लेके जो एक्सपेक्टेशंस है डिसबर्समेंट ग्रोथ की आई थिंक इज वेरी वेरी स्ट्रांग अलॉन्ग विद एयूएम ग्रोथ। तो आई थिंक एज एन ऑल्टरनेटिव आई कैन सजेस्ट चोलामंडलम। चलिए, तो फिलहाल ट्रैक नहीं करते मयूरेश एडलवाइस फाइनेंस को, लेकिन उन्होंने एक अल्टरनेटिव स्टॉक जरूर दे दिया है, चोलामंडलम, जो फिलहाल 1369 रुपये, ऑलमोस्ट 70 रुपये के स्टॉक प्राइस पे अवेलेबल है, और मयूरेश को इसमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से दिखाई देती है। ठीक है, हम अगला सवाल ले लेते हैं जगत त्रिवेदी साहब का वडोदरा से। आप पूछना चाहते हैं आईओसी पर, और 154 रुपये 10 पैसे का फिलहाल ये स्टॉक, लेकिन 159 पर आपकी खरीदारी और 1600 शेयर, मतलब बड़ी क्वांटिटी है आपके पास। 5 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है। मयूरेश, इन्हें क्या करना चाहिए? ये होल्ड करना चाहिए। आई थिंक जो क्रूड और रुपी की मूवमेंट होती है डॉलर के अगेंस्ट, आई थिंक एक क्लियर सेंसिटिविटी होती है अर्निंग्स की, बट जैसे कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, नौ टर्मिनल चालू हो जाएगा, जैसे पारादीप में यूटिलाइजेशन लेवल है, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इज प्रिटी हाई, जो आई थिंक जीआरएम्स को सपोर्ट करते हैं। मार्केटिंग मार्जिन हाई है, लेकिन आईओसी डजंट बेनिफिट दैट सिग्निफिकेंटली, बट इनके जो बाकी स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेस है, पाइपलाइन का कारोबार, डाउन स्ट्रीम पेटकेम प्रोडक्ट्स का बिजनेस,
और जो इन्वेस्टमेंट्स है जो डिविडेंड यील्ड जनरेट करते हैं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है और काफ़ी पीएसयू लॉट के लिए पूरा आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही कि मार्च तिमाही के पहले आई थिंक एक डिविडेंड पे आउट भी अनाउंस करें। तो आई थिंक होल्ड करें आई थिंक विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ द डिविडेंड यील्ड दैट दैट ऑफर एंड द एक्सपेक्टेशंस की जो आई थिंक नई कैपेसिटीज आएंगी वो लार्जर जीआरएम्स के साथ आएंगी विच आईओसी बेनिफिट्स। राइट, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आईओसी में, और आगे आपका ना सिर्फ घाटा पूरा हो सकता है बल्कि आपको अच्छे प्रॉफिट भी यहाँ से आ सकता है, बढ़िया मुनाफा भी इसके ऊपर हो सकता है। अगला सवाल है ओएनजीसी के ऊपर और ये है मोहम्मद इकबाल साहब का हैदराबाद से। सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1700 शेयर आपके पास है, यहाँ पे भी बड़ी क्वांटिटी और 152 के भाव पर, और प्रति शेयर कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन 38 पैसे का लॉस है। इसमें भी क्या होल्ड करने की सलाह रहेगी मयूरेश? बिल्कुल, जैसे डाउनस्ट्रीम आई थिंक जो अपस्ट्रीम ओएनजीसीज हैं वो डायरेक्टली बेनिफिट करती हैं ऑयल प्राइस मूवमेंट से, और अगर हम कहते हैं कि ऑयल एक दायरे में रहेगा कहीं ना कहीं तो एक डिफाइंड अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है। बट अगेन आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लुक एट द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो प्रोडक्शन नंबर्स बढ़ सकते हैं बोथ ऑयल और गैस के, जो नए फील्ड्स एलोकेट हो सकते हैं और जितना केपेक्स ये करते हैं मुझे लगता है सफिशिएंटली कवर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग स्पेसिफिकली आई थिंक जो डोमेस्टिक फ्रंट पे आती है। दूसरा अगेन आई थिंक क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स और जैसे इनकी आई थिंक पूरी की पूरी आई थिंक यील्ड ट्रेजेक्ट्री है आई थिंक दैट आल्सो गिव्स सपोर्ट टू द प्राइस, तो बिल्कुल सलाह होगी होल्ड करने की। राइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह मयूरेश की तरफ से। एनजीसी पर आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑयल प्राइसेस पर काफ़ी हद तक निर्भर, लेकिन किसी तरीके का जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉस उठाने की ज़रूरत नहीं है आगे चलते हुए। इनफैक्ट आप इस पर फ़ायदा कमा सकते हैं। चलिए, आज के लिए समय हो रहा है समाप्त। मयूरेश, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जो स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, बट ये सारे स्टॉक्स क्लाइंट के साथ डिस्कस करें हों, और जो भी हमने स्टॉक्स किए इंक्लूडिंग द वैल्यू पिक, वी आर होल्डिंग दी स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स हमारी फंड्स में। राइट, तो ये आपका डिस्क्लेमर, और मैं दूंगा आपको अपनी तरफ से धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और हमसे हमारे साथ डिस्कस किया दर्शकों के फायदे का बात, फायदे की बात जो कल वो उनके लिए काफ़ी काम की होगी, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। तो चलिए, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात करेंगे और शुभकामनाएं देते हैं कि आज जो भी बातें आपके साथ हुई उन्हें आप ध्यान रखेंगे और करेंगे कल एक सुरक्षित और मुनाफे वाला ट्रेड। नमस्कार।